नमस्कार दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो भी हमारा जन्मजात रोग है, जो हमें पैदा होते के साथ ही होती है, वो कैसे होती है। ठीक है, क्या एलोफॉर्म्स में परिवर्तन होती है, क्या ऑटोफॉर्म्स में परिवर्तन होती है, कैसे नंबर में परिवर्तन होने से हो जाता है, कैसे इनकी संरचना में परिवर्तन होने से हो जाता है। अब हमें उपार्जित रोग के बारे में देखना है। ठीक है ना। तो उपार्जित रोग हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक संक्रामक और एक गैर संक्रामक। मतलब एक जो संक्रमण के द्वारा फैलता है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है। एक तो ऐसा बीमारी देखेंगे, और एक गैर संक्रामक देखेंगे जो कि खुद में, जैसे विटामिन की कमी से, कोई हार्मोन की कमी से, कोई एंजाइम की कमी से, प्रोटीन की कमी से कोई बीमारी हो सकती है, उसको गैर संक्रामक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना। विटामिन वगैरह यहीं खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, अलग से विटामिन को एक चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, यहीं उड़ा देंगे विटामिन को अच्छे से। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। संक्रामक वाले में एक जीवाणु से, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले संक्रामक रोग को पढ़ेंगे, फिर एक वायरस से होने वाले, मतलब विषाणु से होने वाले संक्रामक को पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से, कृमि से और कवक यानी फंगी से होने वाले संक्रामक को पढ़ेंगे। तो इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं जीवाणु से, फिर विषाणु से, फिर प्रोटोजोआ से, फिर कृमि से, फिर कवक के। देखिए ये मेन जोन है आपका। ठीक है, यहाँ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। दोनों के अंतर्गत हम लोग 12-12 डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, 12-12 बीमारी के बारे में दोनों से अध्ययन करेंगे। 5 प्रोटोजोआ से पढ़ेंगे, 4 कृमि से पढ़ेंगे, और यहाँ बस दाद खाद खुजली यही सब बीमारी होता है कवक से। ठीक है, और कोई बीमारी नहीं होता है उतना ज़्यादा। तो मेजर ये सेक्शन है, ये कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है ना। उसके बाद में अगले वीडियो में इनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हम लोग आराम से डिजीज को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितना भी डिजीज का फाइल है हम लोग एक ही बार में इसको क्लोज करेंगे और अच्छे से क्लोज करेंगे। और डिजीज पढ़ते पढ़ते अगल बगल की चीज़ों को भी, जैसे वहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग विटामिन वगैरह को निपटा चुके होंगे, जहाँ से कि 1 नंबर और पक्के होते हैं। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको 2 नंबर के लगभग का एकदम एग्जैक्ट पैकेज तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोग को। जीवाणु से होने वाले रोग, देखिए इसमें से पहला याद रखेंगे कुष्ठ, जिसको लेप्रेसी भी कहते हैं। ठीक है ना। इसका एक और नाम है लेप्रेसी, इसको ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में लेप्रेसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है एक लेप्रे करके वायरस होता है, सॉरी लेप्रे करके बैक्टीरिया होता है, इसके कारण होता है ये, इसके लिए इसका नाम लेप्रेसिस भी है। ठीक है ना। तो लेप्रेसी याद रखेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेंगे। अच्छा, कुष्ठ रोग को ही इसका खोज हैनफेन ने किया था, इसीलिए इसका नाम हैनफेन डिजीज भी है। ठीक है, इससे बस इतना याद रखेंगे, कुष्ठ रोग, इसको लेप्रेसी या हैनफेन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है एक टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या हिंदी में तपेदिक कहते हैं। अगर तपेदिक नहीं भी याद है तो चल जाएगा क्वेश्चन में। अगर तपेदिक जैसा, मतलब ऐसा कोई वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश करके देखेंगे ही, तो इंग्लिश में देखेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस दिख जाएगा या टीबी दिख जाएगा। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। तो टीबी के लिए मेंटॉक्स टेस्ट होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका टीका अवेलेबल है BCG। ठीक है ना। इस टीका का नाम क्या है, BCG। ठीक है, अब ये जो BCG का टीका है ये दोनों में कामयाब है, टीबी में भी और कुष्ठ में भी। मतलब एक तीर और 2 निशान का कहानी है। BCG अगर लग गया तो फिर ये टीबी से भी सुरक्षा दे देता है और कुष्ठ रोग से भी सुरक्षा दे देता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में आता है निमोनिया। देखिए निमोनिया में ये याद रखना है, ये जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम पूरा ध्यान में नहीं रखना है, बस उसमें कोकफ लगा हुआ रहेगा। कोकफ का अर्थ बायोलॉजी में गोल होता है, तो जिस जीवाणु के नाम में कोकफ लगा हुआ रहेगा मतलब वो जीवाणु कैसा होगा, गोल होगा। आप जानते होंगे लैक्टोबैसिलस छड़नुमा होता है, जिसमें बैसिलस लग जाए वो छड़ के आकार का होता है, वैसे जिसमें कोकफ लग जाए वो गोल होता है, और जिसमें बैब्रियो लग जाए वो कौमे के आकार का होता है। ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डीप में पढ़ना है, बस इतना देखना है कि निमोनिया जो है वो गोल बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, गोल जीवाणु के कारण होता है। ओके, निमोनिया से बस इतना याद रखना है। अच्छा, इसमें तो कोई ज़्यादा ऐसा बात है नहीं। देखिए कुष्ठ रोग जो है इसमें क्या होता है कि शरीर का जो दूरस्थ पार्ट है, जैसे हथेली का पार्ट है, ये गलने लगता है धीरे धीरे। ठीक है ना। मतलब गल जाता है और फिर इसी से मतलब पूरा शरीर अपना धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। टीबी में फेफड़ा प्रभावित होता है, निमोनिया में भी फेफड़ा या श्वसन तंत्र कह लीजिए प्रभावित होता है। डिप्थेरिया, देखिए
डिप्थेरिया का ही नाम गलाघोटू है, हिंदी में जिसको गलाघोटू बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को डिप्थेरिया बोलते हैं। आप लोग डिप्थेरिया याद रखेंगे, हिंदी में भी आजकल एफे डिप्थेरिया लिख के दे देता है। इस तीनों को एक साथ याद रखते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, डिप्थेरिया का टेस्ट फीक टेस्ट से किया जाता है। देखिए गलाघोटू का मतलब क्या है, गला में सूजन हो जाता है, ठीक है ना, ये गला सूज जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको देखा जाता है कि गला ओपन है कि नहीं, तो नहीं लगता कि फीक डाल के देख रहे होंगे। टेस्ट का नाम ही है फीक टेस्ट, ठीक है, इंग्लिश में भी फीक टेस्ट बोलते हैं इसको। ओके, अब पर्ट्यूसिस जो है इसको कुकुर खांसी बोलते हैं हिंदी में। कुकुर खांसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिसको ये बीमारी रहती है उसको खांसने पे ना कुत्ते की बच्चे के जैसा आवाज़ निकलता है, ठीक है, वो खांसेगा तो कुत्ता की बच्चा की जैसा आवाज़ निकलेगा, इसलिए इसको कुकुर खांसी कहते हैं। ये लंबे दिनों तक रहती है, इसलिए इसको 100 डे कफ भी कहते हैं, ठीक है। पर्ट्यूसिस भी इतना ध्यान में रखेंगे, इसको 100 डे कफ कहते हैं या फिर कुकुर खांसी कहते हैं। आगे आते हैं टेटनस पे। ये टेटनस क्या है, टेटनस को लॉक जॉ भी कहते हैं। देखिए टेटनस में दो बहुत बड़े बड़े इफेक्ट होते हैं। एक तो ये कि आपका जो दूर का पार्ट है जहाँ घाव हो गया है, तो घाव भरेंगे नहीं, और वो जहाँ पे नहीं भरेगा वहाँ पे काला धब्बा बनते जाएगा और काला होकर गलने लगेगा शरीर। तो वो जो काला धब्बा होता है, जो काला हो जाता है शरीर, जहाँ पे दूरस्थ इलाके में घाव नहीं भर पाता है, उसको गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है ना, उसको गैंग्रीन कहते हैं। और ये मांसपेशियों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसीलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं। मतलब मांसपेशियों को लॉक कर देता है, जैसे ये ऐसे हो रहा है ना, नहीं हो पाएगा, टेटनस हो जाएगा तो ये जाम हो जाएगा, इसीलिए इसको लॉक जॉ कहा गया है, मतलब जाम कर जाता है मांसपेशियाँ। अब ये जो तीनों पढ़ रहे थे, देखिए हमने इसीलिए अंदर में लिख के रखा था, डिप्थेरिया के लिए डी, पर्ट्यूसिस के लिए पी और टेटनस के लिए टी। इन तीनों के लिए एक ही टीका है, मतलब एक टीका अगर लग गया तो ये तीनों बीमारी से आपको छुट्टी मिल गई, जिसका नाम है DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। तो DPT टीका इन तीनों में कारगर है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस में। टेटनस का DPT के अलावे भी एक टीका आता है, कोई ऑप्शनल रहता है, कैसे अभी कोविडशील्ड और कोवैक्सीन चल रहा है, तो ऐसे ही DPT के अलावे अगर चाहे तो ATF लगवा सकता है। ATF बोले तो एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम, तो 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। देखिए टीका है तो एंटी होगा, किस चीज़ का है, टेटनस का, तो एंटी टेटनस सीरम। ये घोड़ा से प्राप्त होता है। एक्चुअली में समझिए कि टेटनस होता कैसे है, जैसे कोई भी चीज़ हम लोगों को कील गड़ गई या लोहे से कट गई जिस पे जंग लगा हुआ है, तो कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो। एक्चुअली में देखिए बाहर में अगर कोई लोहा रखा हुआ है ग्राउंड में, फील्ड में या रोड पे, उससे अगर कटता है तब टेटनस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ऐसा होता क्यों है कि ये वाला जो जीवाणु पाया जाता है, जो बैक्टीरिया पाया जाता है टेटनाई नाम का, ये अलग अलग नाम रहता है, उसमें अंतिम में टेटनाई लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जीवाणु जनरली रूप से घोड़ा में पाया जाता है और ये घोड़ा के मूत्र में पाया जाता है। अगर घोड़ा का मूत्र किसी लोहे पे गिरता है और उस वजह से उसमें जंग लगती है तो हाईली चांस है टेटनस होने का। तो कितना आदमी को बताते रहे कि बाहर में लोहा से कटता है तब टेटनस का इंजेक्शन लो, घर में कटता है तब नहीं लो, सीधा कह दिया गया कहीं भी कटता है ले ही लो, ठीक है ना। पर ये घोड़ा में पाया जाता है, तो फिर उसका जो एंटीबॉडीज मिलेगा वो भी कहाँ मिलेगा, घोड़ा में ही। तो एंटी टेटनस सीरम कहाँ से मिलता है, घोड़ा से। उम्मीद करते हैं ध्यान में रह जाएगा, याद रह जाएगा ये। देखिए हम लोग को 12 पढ़ना है जीवाणु से, जिसमें से 6 हमने पढ़ लिया, तो इस 6 को एक बार रिवीजन करते हैं। आप लोग भी ऐसे पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िएगा फिर रिवीजन कीजिएगा। पहला हमने कुफ्ट पढ़ा जिसको लेप्रेसी या हैंसन रोग कहते हैं, इसका भी टीका BCG ही है। फिर हमने TB पढ़ा जिसके लिए मेंटॉक्स टेस्ट जरूरी है, इसका भी टीका BCG ही है। फिर हमने निमोनिया पढ़ा, ये गोल जीवाणु के कारण होता है जिसको कोकस बोलते हैं। फिर हमने डिप्थेरिया पढ़ा जिसको गला घोटू कहते हैं, गले में सूजन हो जाता है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होने लगता है, इसके लिए फीक टेस्ट की जरूरत होती है। फिर हमने पर्ट्यूसिस पढ़ा जिसमें लंबे टाइम तक खांसी रहती है, इसलिए इसको 100 डे कफ कहते हैं, या तो फिर इसमें खांसने के बाद कुत्ते की बच्चे की जैसा आवाज़ निकलता है, इसलिए इसको कुकुर खांसी कहते हैं। फिर हमने टेटनस पढ़ा जिसको लॉक जॉ भी कहते हैं, मतलब मांसपेशियाँ का मोशन बंद हो जाता है, मांसपेशियाँ के बीच में जो गति होती है वो रुक जाती है, इसीलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं। और घाव नहीं भरता है, वो काला होने लगता है, इसलिए उसको गैंग्रीन कहते हैं। और ये तीनों का डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का एक ही टीका है जिसको DPT शॉर्ट में बोल देते हैं। और टेटनस का एक अलग से भी टीका है जिसको एंटी टेटनस सीरम कहते हैं, ATF से सूचित करती है, घोड़ा से मिलता है। तो ये 6 को आप ध्यान में रख लिए। 7वां देखते हैं एंथ्रेस। इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे, तो इसी क्रम में, जिस क्रम में हम बीमारी को पढ़ा रहे हैं इसी क्रम में एक शॉर्ट ट्रिक है, इसीलिए हमने इसी क्रम में लिखा है, ठीक है ना। एक बीमारी है जिसका नाम है एंथ्रेस। एक्चुअली में ये दुधारू पशुओं में देखा जाता है। अब दुधारू पशु से फिर मानव में फैल जाता है एंथ्रेस।
इसका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जैविक हथियार के रूप में किया गया था। कब गया था ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे एंथ्रेक्स का प्रयोग जैविक हथियार के रूप में भी किया गया था। ये भी श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा बीमारी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको प्रभावित करेगा, तो आंसर क्या होगा? श्वसन तंत्र। क्योंकि आदमी के लिए सबसे जल्दी कौन, सबसे हार्डली और सबसे सडन डेथ कौन देता है? जहाँ पे सांस रुक जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ऐसे ही ध्यान में रखिएगा कि जितना भी बीमारी है, अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आए तो क्या मार देना है? श्वसन संबंधी प्रॉब्लम। ठीक है, एंथ्रेक्स भी क्या देता था? श्वसन संबंधी प्रॉब्लम देता था। इसके लिए वैक्सीन भी है जिसका नाम एंथ्रेक्स वैक्सीन है। देखिए, सबके लिए वैक्सीन जो है उसको एक बार ध्यान में रख लेंगे। कुफ्ट टीबी के लिए बीसीजी, निमोनिया का वैक्सीन अभी तक नहीं है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए डीपीटी और एटीएफ, एंथ्रेक्स के लिए एंथ्रेक्स वैक्सीन। ओके, अब जो टाइफाइड है ये भी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है। एंथ्रेक्स के लिए इसको जैविक हथियार का रूप में प्रयोग किए थे और टाइफाइड का बिडाल टेस्ट होता है। इसके लिए जो वैक्सीन है उसका नाम टैब है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है टाइफाइड या पैराटाइफाइड टाइप ए एंड बी। टाइफाइड या पैराटाइफाइड टाइप ए एंड बी, मतलब एग्जाम में या तो टाइफाइड ए एंड बी लिख सकता है या पैराटाइफाइड ए एंड बी लिख सकता है। ठीक है ना, आप लोग उतना देख लीजिएगा, टैब बोलता है उसको। उसके बाद आता है एक बोटुलिज्म। देखिए, नाम ही काफी है, बोटुलिज्म मतलब बोतल टाइप का बंद खाना का बात कर रहा है। तो ये बंद खाना में होता है, जो बहुत दिन बोतल में बंद रह जाता है, तो उसमें ये जीवाणु पनप जाते हैं, जिससे बोटुलिज्म नामक बीमारी होता है। अच्छा, कोई बोतल बंद है तो उसमें ऑक्सीजन जा पाएगा क्या? नहीं। तो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उसमें कौन सा श्वसन होता है? अनॉक्सी श्वसन, जिसको एनाएरोबिक बोलते हैं। इसको एनाएरोबिक बोलते हैं, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में एक बीमारी है जिसका नाम है सिफिलिस। देखिए, सिफिलिस और गोनेरिया दोनों अलग अलग बीमारी है। ठीक है ना, हमने एक ही जगह लिख दिया है क्योंकि दोनों का एक ही से तालमेल है। एक्चुअली में जननांग में घाव हो जाता है और उसमें खुजली होने लगती है। ठीक है ना, सीधा सीधी बात करें तो अगर मेल की बात है तो फिर वो पेनिस में, और फीमेल की बात है तो भेजाइना में। ठीक है ना, घाव या खुजली हो जाता है और इससे इतना ही प्रॉब्लम ही होता है। अगर ये गोनेरिया है तब तक तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन ये जो सिफिलिस है इसमें आदाफ्त भी जाने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, और दोनों बीमारी का एक और समान लक्षण है बाल का झड़ना। दोनों बीमारी में बाल भी झड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको बाल झड़ता है उनको सबको सिफिलिस या गोनेरिया होगा, ऐसा नहीं है। मतलब इस बीमारी में भी बाल झड़ता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये दोनों लक्षण इस बीमारी का ही है और ये दोनों बीमारी जीवाणु के कारण होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर जिसको ये बीमारी है उनके साथ यौन संबंध बनाते हैं या उनके साथ कुछ दिन रहते हैं तो बीमारी दूसरे में भी पनपने का बहुत हाईली चांसेस होता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है प्लेग। इसको 4D डिजीट बोलते हैं या फिर इसको काली मौत भी बोलते हैं। प्लेग के कारण जो व्यक्ति मरता है उसको काली मौत कहते हैं। सबसे दिक्कत की बात है कि इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं है। ठीक है ना, प्लेग के लिए कोई टीका नहीं है और ये कॉमन जैसा बीमारी हो जाता है कभी कभी। ये इतना तेजी से फैलता है, समझिए नहीं, क्योंकि ये पाया किस पर जाता है? चूहा पे। और इसको फैलाता कौन है? पीसू, मतलब मक्खी टाइप का पीसू। रहता कहाँ है? चूहा पे, फैलाता है पीसू। इसके लिए भी एक टेस्ट है, वाइफन-अफ्टेन टेस्ट। देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे? प्लेग का मतलब ऐसे नहीं लग रहा है खेल खेलने जैसा खेलता है, और इंडिया में खेल का मतलब एक ही चीज़ समझ में आता है, क्रिकेट। और हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलराउंडर का, जहाँ तक बात किए थे डीएनए डिस्कस करते टाइम, तो बोले थे कि बाट्समैन एक अच्छे बैट्समैन थे, बाट्समैन एंड क्री को हाथ किए थे। यहाँ पे प्लेग का देखिए, तो प्लेग खेलेगा कौन कौन? एक बॉलर चाहिए और एक बैट्समैन चाहिए, तो कौन अच्छा बैट्समैन है? बाट्समैन। और बॉलिंग कौन करेगा? अफ्टेन। डेल अफ्टेन पूरा मत याद रखे, क्या याद रखिएगा? वाइफन-अफ्टेन। बाट्समैन याद रखिएगा, हम तो कहते हैं बाट्समैन-अफ्टेन ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, वो जब ऑब्जेक्टिव दिखेगा तो आपको दिख जाएगा, वाटसन-अफ्टेन या वाइफन-अफ्टेन। ठीक है, बाट्समैन-अफ्टेन याद रखेंगे, वाइफन-अफ्टेन आप मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हैजा कोलेरा। इसका एक और नाम है बिफूचिका। जैसे टीबी का नाम तपेदिक है, जो कि मतलब छुपा रुस्तम जैसा नाम लग रहा है, वैसे ही हैजा या कोलेरा का नाम भी बिफूचिका है, वो भी छुपा रुस्तम नाम है। अगर कहीं नहीं दिखे तो इंग्लिश कर लीजिएगा, इंग्लिश में कोलेरा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें पैखाना की जांच होती है, स्टूल टेस्ट होता है। और इसका जो वैक्सीन है वो या तो ड्यू कोरल है या तो टैब सी है। देखिए, टाइफाइड ए एंड बी था ना, उसी में टाइफाइड ए एंड बी विथ कोलेरा। ठीक है ना, तो वो सबको कंप्लीट कर देता है। ये टाइफाइड वाला में ही एक कोलेरा वाला भी ऐड कर दिया जाता है। तो एक तो ये वैक्सीन है और एक ड्यू कोरल भी है। क्या है? ड्यू कोरल, ड्यू कोरल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
आइए 12 को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि याद कैसे रखेंगे सर कि ये जो बीमारी है ये जीवाणु से होता है। देखिए जीवाणु से होने वाला रोग में कुफ्ट पहला, जिसको लेप्रेसी या हैंसेन भी कहते हैं, उसके बाद में टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक कहते हैं, उसके बाद में निमोनिया कोकस के कारण होता है, डिप्थेरिया गला घोटू कहते हैं, फिक टेस्ट पर्ट्यूसिस कुकुर खांसी 100 डे कफ, टेटनस गेंग्रीन मतलब शरीर का काला पड़ जाना लॉक जॉ बोलते हैं उसको, डीपीटी तीनों का डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस का कॉमन, एटीएफ केवल टेटनस के लिए घोड़ा से प्राप्त होता है, एंथ्रेक्स दुधारू पशु से द्वितीय विश्व युद्ध के समय जैव हथियार के रूप में प्रयोग, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और एंथ्रेक्स वैक्सीन इसके लिए है, टाइफाइड बिडाल टेस्ट टैब नाम का वैक्सीन है, बोटुलिज्म अनोक्सी श्वसन बंद खाना, सिफिलिस गोनेरिया जननांग प्रभावित होता है, घाव खुजली सिफिलिस में आदाफ्त जाने लगती है, दोनों बीमारी में बाल झड़ता है, प्लेग या काली मौत चूहा पे रहता है पिस्सू के द्वारा फैलता है, वाइफन अफ्टेन टेस्ट होती है, हैजा या कोलरा या विसूचक जिसको कहते हैं अफ्टोल टेस्ट, इसमें पैखाना की जांच होती है, 2 वैक्सीन है, या तो ड्यूकोरल लगवा लीजिए या टैब सी लगवा लीजिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इसका, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक जिस क्रम में हम लिखे थे उसी क्रम में देखेंगे। देखिए हमने कुष्ठ रोग से स्टार्ट किया था ना, तो उसको कुष्ठ नहीं याद रखेंगे, दुष्ट याद रखेंगे। ऐसे दुष्ट टीबी नया मतलब न्यू, डिप्टी, एथेंस। एथेंस इतना फेमस क्यों है? क्योंकि पहला ओलंपिक यहीं हुआ था। पहला ओलंपिक 1896 ईस्वी में जब खेला गया था तो एथेंस में ही खेला गया था, आप लोग को शायद पता होगा, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। दुष्ट टीबी, ऐसे वाला टीबी याद रखिए, दुष्ट टीबी न्यू डिप्टी एथेंस में ट्राई किया। ओके, बट यहाँ पे बट याद रखेंगे, बट गन वाली रिया, क्या गन वाली रिया जो है, रिया बहुत फेमस थी न्यूज में कुछ दिन पहले, तो फिर याद रखेंगे, बट गन वाली रिया खेल खेलती है। क्या? बट गन वाली रिया खेलती है या खेल खेलती है, जो भी काम वहां खेलती है वो कौन खेलती है? गन वाली रिया। अब देखिए इससे याद रखेंगे कुष्ठ, इससे याद रखेंगे तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, इससे याद रखेंगे निमोनिया, इससे याद रखेंगे डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस, इससे याद रखेंगे एंथ्रेक्स। ठीक है, इससे याद रखेंगे टाइफाइड, इससे याद रखेंगे टाइफाइड, इससे याद रखेंगे बोटुलिज्म, इससे याद रखेंगे गोनेरिया, और यहीं पर याद रख लेंगे सिफिलिस, गोनेरिया के साथ ही सिफिलिस, और है से याद रख लेंगे हैजा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको 1-2 बार अपने पे लिख लीजिएगा, ध्यान में रह जाएगा, नहीं तो फिर 12 याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है ना। दुष्ट टीबी न्यू डिप्टी मतलब नया जो डिप्टी ज्वाइन करना है, तो दुष्ट टीबी न्यू डिप्टी एथेंस में ज्वाइन करते हैं, मतलब एथेंस में ट्राई करते हैं। बट उनको ट्राई करने से क्या होगा, वहाँ सारा खेल कौन खेल रही होती है? बट गन वाली रिया जबरदस्त होगी वो, बट गन वाला रिया खेलती है, मतलब गन वाली जो रिया है वो खेलती है। और इस खेलने से एक बात याद रखेंगे, इसको प्लेग मतलब यहाँ से प्लेग। ठीक है, गन वाली रिया वहाँ खेल खेलती है, मतलब प्लेग। उम्मीद करते हैं ये 12 आपको याद हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है ना। देखिए बहुत जल्दी में इसको देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है कि हाँ मतलब छूट जाना है। पहले पूरा को देख लीजिए, फिर बताएंगे कि किन के लिए क्या पढ़ना है। बीपीएससी वाले या दरोगा के लिए क्या पढ़ना है, और रेलवे ड्राइवर, खिलाफी, एसएससी मतलब ग्रुप डी और ग्रुप सी तक के लिए जॉब के लिए क्या पढ़ना है। तो विषाणु या वायरस से होने वाले रोग देखते हैं। विषाणु या वायरस से देखिए इसका एक ट्रिक है, इसमें कहता है रचना हमरे पानी दे जरा,
रचना हमरे पानी दे जरा, ठीक है। देखिए अब इफ़े याद रखते हैं रेबीज, पहले बीमारी सबको याद कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे। चौफ याद रखते हैं चेचक, इसमें दो होता है, एक होता है चिकन पॉक्स और एक होता है चेचक। ये चेचक 1980 के बाद हमारा देश से ख़त्म हो चुका है। एच पे दो नाम आता है, एक होता है हेपेटाइटिस और एक होता है HIV। अभी लिखाएंगे सबको। इससे होता है हेपेटाइटिस और इससे होता है HIV। दो गो एम है, एक से होता है मम्प्स। इस मम्प का मतलब होता है जिसको आप गलफुआ बोलते हैं। एक होता है मीजल्स, ये मीजल एक तरह का खफरा है, ठीक है ना। और ये होता है रूबेला, ये भी खफरा है लेकिन इसको जर्मन खफरा बोलते हैं। E4 होता है ईबोला, ये ईबोला देखिए। और ये वाला नहीं, अभी आगे आने दीजिए। P4 होता है पोलियो, N4 होता है निपा, देना मतलब D4 होता है डेंगू और जरा से होता है जीका। ये कितना नाम लिख दिए सर आपने, देखिए। अब ये इबोला और निपा एक जैसा होता है। देखिए रचना हमरे पानी दे जरा, देखिए बोलता है ना रचना हमें पानी दे जरा, मतलब रचना एक लड़की का नाम है और उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमरे पानी दे जरा, ठीक है ना। देखिए इसको रेबीज, चेचक, इफना को साइलेंट रखिए पहले। एच पे दो, एक हेपेटाइटिस एक HIV। मम्प्स, मीजल, रूबेला और इबोला। मम्प्स, मीजल, रूबेला और इबोला, इस तीनों को एक साथ ध्यान में रखा जाता है MMR को, क्योंकि ये एक ही टीका है जो तीनों के लिए, जैसे वहाँ DPT था ना, ऐसे MMR एक टीका है जो मम्प्स, मीजल और रूबेला तीनों पे काम करता है। ओके। पानी में पा फॉर पोलियो, नी फॉर निपा, देना में D फॉर डेंगू और जरा से जीका, ठीक है। ये सारा जो बीमारी है ये वायरस के कारण होता है। उम्मीद करते हैं आपने इसे लिख लिया होगा या फिर याद हो गई होगी, नहीं तो इसको हम लास्ट में फिर से कंक्लूड कर देंगे जैसे हमने बैक्टीरिया वाले में किया। तो पहले हम विषाणु से होने वाले रोगों को देखते हैं, ठीक है। विषाणु से होने वाले रोग देखिए। रचना हमरे पानी देना जरा, इसमें पहला कौन था, रेबीज। ये कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है ना। अगर कुत्ता रेबीज से संक्रमित है और वो कुत्ता आपको काट लेता है तब ये रेबीज हो सकता है। वायरस इसमें पूछता है तो रेबीज और रेबडो, ऐसे याद रखेंगे, रेबडो वायरस। और टीका को तो याद रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, एंटी रेबीज वैक्सीन। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला जो टीका था वो यही खोजा गया था। खोजा कौन था, लुई पास्चर। आप लुई पास्चर याद नहीं रखेंगे, आप पीछे से याद रखेंगे। कुत्ता किधर से काटता है, पीछे से। तो रेबीज का रेबडो वायरस कुत्ता काटने से होता है, और लुई पास्चर ने एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की, पहला वैक्सीन यही था, ठीक है, जिसकी खोज की गई लुई पास्चर के द्वारा। अब दूसरा क्या आता है, रचना, तो चौफर चेचक, ठीक है। अब चेचक दो तरह का होता है, एक चिकन पॉक्स, इसको छोटी माता भी कहते हैं गांव में बोलचाल की भाषा में, और एक चेचक, इसको बड़ी माता बोलते हैं। देखिए इससे ना आदमी की मृत्यु तक हो जाती थी, लेकिन ये चिकन पॉक्स जो स्मॉल वाला है ये उतना घातक नहीं है जितना चेचक था। देखिए दोनों का वायरस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये बैरीफेला और ये बैरियोला, ऐसे याद रखेंगे, बैरीफेला और बैरियोला। ये जो बैरियोला वाला है ये 1980 में पूरी दुनिया से मुक्त हो गया, मतलब ये अब दुनिया में ये वाला चेचक नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हमने वापस भेज दिया जिधर से आया था। अब ये छोटी माता जो है, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, ये बैरीफेला वायरस के कारण होता है, तो इसका वैक्सीन का नाम भी ऐसे ही है, बैरीफेला वैक्सीन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, रचना हमरे पानी देना जरा में रेबीज हो गया, चेचक हो गया, चेचक में चिकन पॉक्स, बैरीफेला वायरस, बैरियोला का तो काम खत्म हो चुका है, तो बैरीफेला वैक्सीन इसके लिए लगाते हैं। हमरे में H4 हेपेटाइटिस और H4 HIV, हमने दोनों को याद करने के लिए कहा था। तो हेपेटाइटिस A, B, C और D टाइप होता है। देखिए जैसे जैसे लेटर बढ़ता है इसका डेंजरस भी बढ़ते जाता है। A जितना खतरनाक है B से ज़्यादा खतरनाक होता है, C थोड़ा और, D में निपट ही जाता है, ऐसा नहीं कि Z तक जाना है, बस C जाते जाते ही हालत ख़राब होता है, D में तो निपट ही जाता है। इसको पीलिया भी कहते हैं गाँव में। ऐसा पीलिया क्यों कहते हैं, देखिए जो शरीर है हमारा
इसमें जब कोशिकाएं मरती है तो दो तरीके से होती है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीबर्डिन। तो ये जो पीला रंग है ये बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन, ये आपको अगर अभी नहीं याद हो रहा है तो ब्लड वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, तब वहाँ पे ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। बिलीरुबिन के कारण ये जो है पीला रंग होता है हमारे शरीर में। तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और बिलीरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, और बिलीरुबिन को कंट्रोल कौन करता है? लीवर। तो एक्चुअली में बिलीरुबिन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? लीवर। तो कहा जाता है कि इससे लीवर प्रभावित होता है। ऐसे भी हेपेटाइटिस में ये देखिए हिपेट, किधर लिखें, इधर लिख देते हैं, हिपेट। देखिए जैसे हमारे ब्रेन का जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। हमारा जो किडनी है उसकी इकाई नेफ्रॉन। ऐसे ही जो हमारा लीवर है, जो हमारा यकृत है, जिगर है, इसका जो इकाई है उसको हिपेट बोलते हैं, ठीक है। हार्ट की इकाई को कार्डियक बोलते हैं, ठीक है, उसी से नाम पड़ा है। तो हिपेट बोलते हैं लीवर की इकाई को। तो इससे लीवर में होने वाली बीमारी को हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इससे प्रभावित है लीवर। हेपेटाइटिस वैक्सीन इसके लिए आता है सीधा। इसका वैक्सीन में बहुत दिमाग नहीं लगाना है। रेबीज के लिए एंटी रेबीज, चेचक के लिए नाम वाला है बेरीफेला वाला, बैरफ का नाम से। हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस वैक्सीन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना हो, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन में या ग्रुप बी लेवल तक का एग्जाम में, जैसे अभी ये जो एनटीपीसी का पेपर चलने वाला है, इसमें अगर जो भी प्रोसेस है तो स्टेशन मास्टर के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी का टीका, ये जो हेपेटाइटिस बी का टीका था ये दुनिया में पहला था जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन मेथड से तैयार किया गया था। मतलब कि उसी का जो हेपेटाइटिस का जो वायरस है, इसी का बहुत सारा डीएनए ले करके और उसी को रिकम्बाइन कर दिया गया था, ठीक है ना। तो डीएनए रिकम्बिनेशन से पहला टीका था जिसको व्यावसायिक रूप पर यूज किया गया। मतलब इसको पब्लिकली यूज किया गया। आप ऐसे समझिए कि पब्लिकली इसको यूज किया गया, ठीक है ना। पब्लिक के बीच में इसको लाया गया हेपेटाइटिस बी के टीका को, जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन मेथड से बना हुआ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन मेथड से बना दुनिया का पहला व्यावसायिक टीका कौन सा है? हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। अब एच से एक और बचता है, HIV। देखिए एक्चुअली में HIV वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वर्ड ही काफ़ी है कि इसका काम क्या है। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब आपका इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर नहीं कर देता, चौपट कर देता है, खत्म ही कर देता है। देखिए बीमारी का नाम एड्स है, लेकिन जैसे यहाँ था ना रेब्डो वायरस, चेचक के लिए बेरियोला वायरस, वैसे ही एड्स के लिए HIV एक वायरस है जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। इसका एक ही काम है, इम्यूनिटी को बर्बाद कर देना। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछते रहता है, खास करके ग्रुप डी और ग्रुप सी तक के लेवल के एग्जाम में, कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए ID का मतलब तो पहले से क्लियर था कि इम्यूनो डिफिशियंसी होगा, F फॉर सिंड्रोम और A फॉर एक्वायर्ड। हम लोग अर्जित करते हैं, हमारे पास जन्म से नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा चीज़ नहीं है ये। अच्छा, शरीर में जितना भी एंटीबॉडीज बनाती है, देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों दो चीज़ होती है। एंटीबॉडी जो होती है वो खास करके पाई जाती है RBC में, और एंटीजन ये पाई जाती है प्लाज्मा में। लेकिन एंटीबॉडी जो है रखती RBC है, पर बनाने का काम कौन करती है? WBC। जितना भी रोग से लड़ने की क्षमता है उसको जनरेट कौन करता है? WBC। इसमें T सेल पाया जाता है। पूछता है कि T सेल कहाँ पाया जाता है? WBC में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है T सेल वाला। इसको जब ब्लड पढ़ रहे होंगे तो इस पर विशेष डिस्कशन होगा कि T सेल क्या है। तो जितना भी बीमारी से लड़ने का मतलब हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम है हमारे ब्लड में, वो किसका काम है? WBC का। अभी WBC को ही खत्म कर देता है, WBC को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। तो क्या होता है, हमारा शरीर का इम्यूनिटी घट जाता है। अब एड्स से कोई नहीं मरता है, मरता इसलिए आदमी है क्योंकि एड्स के कारण इतना इम्यूनिटी घट जाता है कि दुनिया भर का बीमारी लॉन्च है दुनिया में, तो सारा बीमारी अटैक कर देता है एक साथ, और हमारा शरीर लड़ किसी से नहीं पाता है क्योंकि WBC ही नहीं है। तब अनेकों बीमारी हो जाता है, बहुत सारा बीमारी के कारण आदमी मर जाता है, एड्स के कारण नहीं मरता है। एड्स एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, जो अदर बीमारी को शरीर में प्रवेश करने के लिए उत्साहित या प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। इसका टेस्ट को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इलीफा टेस्ट किया जाता है। यही पूछता है, बार बार क्वेश्चन में यही पूछता है कि इलीफा किस बीमारी का टेस्ट है? इलीफा एड्स का टेस्ट है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी अगर पूछे तो इसमें दो टर्म याद रखिएगा,
शुरू में एंजाइम होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफॉर्बेंट FA, ये FA होता है, ठीक है ना। अंतिम में जो आता है वो FA आता है, परीक्षण आता है, तो इसी को देखिएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफॉर्बेंट FA। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है ना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या था, रचना हमरे H4 हो गया, उसके बाद डबल M था हमरे में, और एक R था और फिर E था, तब ना हमरे था, ऐसे लिखे थे, रचना हमरे, पानी देना जरा। इस हमरे में जो MMR है, ये तीनों एक वैक्सीन का नाम है, ठीक है ना। और ये जो MMR है, इस वैक्सीन का नाम है मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला, 2-4 बार बोलेंगे हमारे साथ याद हो जाएगा। मम्प्स, मीजल एंड रूबेला, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। देखिए, मम्प्स, मीजल्स और रूबेला। अब मम्प्स को एक गलफुआ बोलते हैं, एक गला घोंटू था, समझिए, एक गला घोंटू था जो जीवाणु के कारण हो रहा था, जिसको डिप्थेरिया बोल रहे थे, ठीक है, इंग्लिश में। और एक मम्प्स है जिसको गलफुआ बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो है, ये गलफुआ जो है, ये गले में होता है। देखिए, दोनों अलग अलग है। ये जो है, एक हमारा जो इधर है, यहाँ पे पायरोटिड ग्रंथि पाया जाता है, उसी में ये सूजन के कारण गलफुआ होता है, पूरा ये फूल जाता है इधर साइड वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो पायरोटिड ग्रंथि में सूजन के कारण होता है। तो वायरस कौन सा होता है, वैसे पायरोटिड जैसा ही नाम होगा, तो पैरामिक्सोवायरस। कौन सा वायरस होता है, पैरामिक्सोवायरस। मम्प्स या गलफुआ के पीछे पैरामिक्सोवायरस जिम्मेदार है। मीजल्स, मीजल्स को ही खफरा बोलते हैं हिंदी में। अभी हाल ही में पिछला साल श्रीलंका को खफरा मुक्त घोषित किया गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अभी श्रीलंका को खफरा मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके लिए रूबियोला वायरस है। देखिए, ये अंतिम में रूबेला है ना, इसी से याद रखेंगे। इसको खफरा बोलते हैं और इसको जर्मन खफरा बोलते हैं। मीजल्स को खफरा और रूबेला को जर्मन खफरा। तो रूबेला के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, रूबेला, तो इसके लिए रूबियोला, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। विषाणु से होने वाले रोग, पहला रेबीज, कुत्ता के काटने से रेबडोवायरस, एंटी रेबीज वैक्सीन, लुई पास्चर पहला वैक्सीन दुनिया का, ये फर्स्ट था, फर्स्ट इन वर्ल्ड था, दुनिया में पहला था ये अपनी तरह का, ठीक है। उसके बाद में चेचक, इसमें छोटी माता, चिकन पॉक्स, और एक चेचक था जिसको बड़ी माता बोलते थे। बेरीफेला और बेरियोला वायरस के कारण 1980 में दुनिया से मुक्त हो गया। ये बेरीफेला वैक्सीन है इसके लिए। हेपेटाइटिस A, B, C, D, इसको पीलिया भी बोलते हैं, बिलीरुबिन के कारण होता है। लीवर प्रभावित अंग है, हेपेटाइटिस वैक्सीन आता है। और हेपेटाइटिस B के लिए पहला वैक्सीन था जो DNA रिकॉम्बिनेशन से तैयार था पूरी दुनिया में, और ये बेचा गया। उसके बाद में एड्स बोलता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, WBC प्रभावित होता है, T सेल को मार देता है ये। इसके लिए 2 टेस्ट है, इलीफा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। पहले इलीफा है, प्राइमरी टेस्ट इलीफा है, अगर इसमें पॉजिटिव आ जाता है तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में MMR, मम्प्स, मीजल्स और रूबेला। मम्प्स के लिए ये पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होता है, इसलिए पैरामिक्सोवायरस, गलफुआ। और ये जो मीजल्स था, इसको खफरा बोलते हैं। ये रूबेला वायरस होता है, तो इसका रूबियोला वायरस होता है, ठीक है। अब बचता है हमरे में E, जिससे इबोला आएगा, ठीक है। फर्दर देखते हैं अगले बोर्ड पे, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला है इबोला। देखिए, इबोला जो है, ये इबोला वायरस के कारण ही होता है, ठीक है ना। ये एक बीमारी है इबोला, जो इबोला वायरस के कारण ही होता है, और ये फल चमगादड़ के द्वारा फैलता है, ठीक है। यूँ कहें तो फल चमगादड़ में ही पाया जाता है इबोला वायरस, ठीक है। अब ये एक जगह और मिलेगा। ये इबोला वायरस जो है, ये सेम होता है निपाह वायरस की तरह, ठीक है ना। अभी निपाह को भी थोड़ा सा समझेंगे तब समझ में आएगा और ज़्यादा। उसके बाद होता है एक पोलियो, ठीक है। हमरे वाला खत्म हो गया, अब पानी का बात आता है, तो पोलियो। अब पोलियो का ये वायरस याद रखिएगा, ये एंटेरो वायरस के कारण होता है। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये लो लेवल का क्वेश्चन समझा जाता है, इसलिए इसको हमेशा पूछा जाता है। इसका बहुत अच्छा अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो यही क्वेश्चन बनाएगा कि पोलियो शुरू कहाँ से होता है। तो ये आँत से शुरू होता है, मतलब इंटेस्टाइन से शुरू होता है, ठीक है ना। अगर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनाना होगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलियो की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आँत से होती है। इसके लिए 2 वैक्सीन है, फाल्क एंड फाविन। आप ऐसे याद रखिएगा, फाग और सोयाबीन, ठीक है ना, फाग और सोयाबीन।
फाग को आईपीवी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। देखिए जैसे कोरोना में ही क्या है, कोरोना को मार करके उसको मॉडिफाइड फॉर्म हमारा शरीर में दे दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, शरीर में जब वो वायरस जा रहा है तो शरीर को लग रहा है अरे कोरोना ही आया, तो शरीर एंटीबॉडी डेवलप कर ले रहा है, और फिर जब हकीकत में कोरोना आ रहा है तो उससे लड़ ले रहा है। तो वही बात है, ये भी जो फाक है ये आईपीवी है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जो पोलियो वायरस को ही मार के वैक्सीन के फॉर्म में दे दिया जाता है। ये इंजेक्शन है, ठीक है, ये इंडिया में नहीं लगते हैं। इंडिया में कौन लगते हैं, फाबीन, मतलब हम लोग क्या खाते हैं, सोयाबीन, ठीक है, फाग हम लोग नहीं खाते हैं। तो सोयाबीन वाले को, फाबीन वाले को ओपीवी बोलते हैं, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, नाम से क्लियर है, ये पिलाया जाता होगा, ड्रॉप है, और ये इंडिया में लगते हैं, ठीक है। भारत में 2014 से ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, भारत को 2014 के बाद पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये बढ़िया क्वेश्चन है स्टैटिक्स का। देखिए आप लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे, 2014 ध्यान में रखेंगे, भूल जाएंगे, ऐसे ध्यान में रखेंगे, मोदी जी आते ही पोलियो को भगा गए। मोदी जी कब आए थे, 2014 में, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी आते ही पोलियो को भगा गए। इनका वास्तविकता से पता नहीं क्या लेना देना है, अब बस याद रखेंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो पानी था, रचना हमें पानी, तो उसमें पानी से पा वाला से पोलियो हुआ, एक पीत ज्वार याद रखिएगा। सीबीएसई वाला इसको येलो फीवर भी बोलता है, ठीक है, तो कभी कभी हिंदी वाला भी कॉपी करके येलो फीवर ही लिख देता है। इसका लक्षण सेम लक्षण होता है डेंगू के जैसा, मच्छर भी वही होता है, एडीज इजिप्टियाई मच्छर, ठीक है, सेम होता है, प्लेटलेट में कमी होती है, यहाँ भी तेज बुखार होता है, प्लेटलेट में कमी होती है। लेकिन दिक्कत की बात ये होती है कि इसमें गले में सूजन भी आ जाता है। पीत ज्वार जो होता है येलो फीवर, इसमें गले में सूजन भी आ जाती है, जबकि डेंगू में गले में सूजन नहीं आती है, ठीक है ना। ओके, अभी तो इसको देख रहे हैं, देखिए, तो ये जो एडीज इजिप्टाई है, ये अगर ध्यान में नहीं रहे तो आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि लेडीज को काटने से डेंगू हो जाता है। अरे एडीज याद रखिए, लेडीज याद रखिए, आपको आंसर से मतलब है ना, आप लेडीज याद रख लीजिए, लेडीज को काटने से डेंगू हो जाता है, इसीलिए लेडीज पे बच के रहिए, ठीक है ना। तो जैसे लेडीज के काटे से डेंगू हो रहा था, वैसे ही लेडीज के काटे से पीत ज्वार भी हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अभी निपाह वायरस को देखिए, निपाह जो एक बीमारी है, ये निपाह वायरस के कारण ही फैलता है। हमने आपको बताया था कि ये निपाह और इबोला सेम वायरस के कारण होता है। देखिए इसका नाम इबोला वायरस है, उसका नाम निपाह वायरस है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम है, ठीक है ना, और दोनों का फोर्स भी सेम है, फल चमगादड़। इसका भी फोर्स फल चमगादड़ है, उसका भी फोर्स फल चमगादड़ है। निपाह में आंतरिक रक्त स्राव हो जाता है। ये आंतरिक रक्त स्राव क्या हो जाता है, नसों से ब्लड बाहर आके मांसपेशियों में चले आते हैं, मांस में चले आते हैं। आपके शरीर में मांसपेशियों में रक्त को बहने की जगह नहीं, रक्त को बहने की जगह कहाँ है, नसों के बीच में, जिसको वेन एंड आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना, सिरा और धमनी में बहने की जगह, उससे रक्त बाहर निकल जाते हैं, शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन नस से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उसको आंतरिक रक्त स्राव बोलते हैं। आदमी पक्के से मर जाएगा, आपको भी पता है। सर्वप्रथम इसको, अच्छा बाकी का नहीं पूछता है सर्वप्रथम, लेकिन इसको क्यों पूछता है कि मलेशिया में खोला गया था। एक्चुअली मलेशिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बीमारी का नाम जगह के नाम पे है। मलेशिया का फुंगई निपाह करके एक शहर है, पहली बार वहीं पे इस वायरस को देखा गया। जैसे कोरोना वायरस को कहाँ देखा गया, वुहान में, तो उसको नाम रख दिया जाता वुहान वायरस, तब इंपॉर्टेंट हो जाता कि शहर के नाम पे वायरस का नाम है। ऐसे ही मलेशिया के फुंगई निपाह में पहली बार निपाह को देखा गया, इसीलिए वायरस का नाम निपाह वायरस रख दिया गया, क्योंकि जगह फुंगई निपाह में देखा गया था, ठीक है। अब जैसे वो है वैसे ही बोला है। अब डेंगू को समझिए, ये फलेबी राइबो वायरस है, ऐसा वायरस जो फल पे रहता है उसको फलेबी राइबो वायरस बोलते हैं। बस आप इतना समझिएगा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि फलेबी राइबो वायरस क्या है, आप बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि फल पर से जो वायरस आता है उसको फलेबी वायरस कहते हैं, ठीक है ना। ओके, एडीज इजिप्टियाई, आपको बोले ही लेडीज को काटने से डेंगू होता है, बच के रहिएगा। प्लेटलेट में कमी आता है। अब ये प्लेटलेट क्या होता है, इस बात की क्लियरिटी करेंगे जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तब। एक्चुअली में आप इतना समझिए कि प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को गाढ़ा बनाकर रखना। अब प्लेटलेट मर गया तो फिर ब्लड गाढ़ा नहीं रह के पूरा पंछुछुर हो जाएगा, ठीक है, पानी पानी हो जाएगा। इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसका नाम है टॉर्निक्वेट टेस्ट। देखिए जिसको हम अंडर बॉक्स कर रहे हैं वो VVI है एकदम, उसको ध्यान में रखिएगा। ये टॉर्निक्वेट टेस्ट डेंगू के लिए होता है। सीधा पूछेगा टॉर्निक्वेट टेस्ट किस बीमारी से सुरक्षा के लिए होता है, मतलब किस बीमारी की जांच के लिए होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, डेंगू, एड्स, मलेरिया, कुछ दे देगा, आंसर क्या होगा, डेंगू, ठीक है। उसके बाद में एक होता है जीका वायरस। देखिए रचना हमें पानी देना जरा, जीका वायरस,
अब ये जो जीका वायरस होता है ये भी डेंगू की तरह ही होता है, इसमें भी फीवर आ जाते हैं, प्लेटलेट भी घटने लगता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, इसको समझते हैं। देखिए ये भी एडीज मच्छर के काटने से होता है। माइक्रोस्पिफेली ये एक बीमारी का नाम है, इस बीमारी का नाम को आप बस ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है ना वो लिख करके दे देता है क्वेश्चन में कि इस टाइप के बीमारी को क्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, जनरल अगर हमको आपको काटता है तो थोड़ा प्लेटलेट घटेगा, फिर रिकवर कर लेंगे हम लोग शरीर में, ठीक है ना। लेकिन अगर गर्भवती महिला को ये मच्छर काट लिया और गर्भवती महिला में जीका वायरस पहुंच गया तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसका मस्तिष्क ही नहीं बनता है, मतलब ये जो सर का भेजा पूरा ऊपर वाला ये गायब होता है। सोचिए बिना सर का बच्चा पैदा हो रहा है, सर्वाइव कर पाएगा क्या? पक्के से बच्चे की डेथ होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और बच्चे की मस्तिष्क नहीं होती है। तो वैसा गर्भ में पल रहा बच्चा जिसका मस्तिष्क का डेवलपमेंट ना हो सके, ऐसे बीमारी को माइक्रोस्पिफेली कहते हैं, ठीक है। 2-3 बार बोलिएगा। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा सा क्या होता है, दिमाग स्पीड से फैल कर जाता है, ऐसे याद रखिएगा। माइक्रोस्पिफेली पूरा दिमाग ही फैल कर जाता है, मतलब दिमाग होता ही नहीं बच्चे में। इसको पहली बार रियो ओलंपिक के दौरान देखा गया। रियो ओलंपिक कहाँ, ये रियो है कहाँ, ब्राज़ील में। 2016 का ओलंपिक वहीं हुआ था जहाँ पीवी सिंधु, याद होगा आपको, सिल्वर मेडल लेकर आई थी बैडमिंटन में, बहुत नाम हुआ था उस टाइम पे। तो वही रियो में जब ओलंपिक चल रहा था उसी टाइम पे ये जीका वायरस पूरी तरह से हाईलाइट में था। तो हमने वायरस से होने वाले डिजीज को देख लिए, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को देख लिए। आइए एक बार पहले इसको रिवाइज करते हैं, फिर पूरा वायरस से होने वाले डिजीज को रिवाइज करते हैं। देखिए इबोला फल चमगादड़ के कारण, निपाह भी फल चमगादड़ के कारण आंतरिक स्राव हो जाता है। निपाह को सर्वप्रथम सुंगई निपाह नामक क्षेत्र में देखा गया था। पोलियो एंटेरो वायरस के कारण होता है, आंत से शुरू होता है, मतलब इंटेस्टाइन से शुरू होता है। 2 वैक्सीन है, फाग एंड सोयाबीन। फाग को हम लोग नहीं खाते हैं, इसको पश्चिमी देश वाले खाते हैं, अमेरिका वगैरह। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, हम लोग सोयाबीन खाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अच्छा ठीक है। भारत को में 2014 से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया भारत को, ठीक है ना। उसके बाद एक पीत ज्वार, पानी से याद रखे थे, पीत ज्वार, येलो फीवर, इसमें तेज बुखार आता है, गला में सूजन हो जाता है। पीत ज्वार, डेंगू और जीका तीनों का लगभग सेम लक्षण होता है। एडीज एजिप्टाई मच्छर खाता है, मच्छर भी एक ही काट रहा है, कौन, लेडीज। लेडीज पे अगर उलझिएगा तो 3 बीमारी पकड़ा देगी, एक तो पीत ज्वार, येलो फीवर, डेंगू और जीका, ठीक है। डेंगू फ्लेविराइबो वायरस हो गया, प्लेटलेट में कमी। इंपॉर्टेंट ये है टॉर्निक्वेट टेस्ट, ठीक है। जीका वायरस को ध्यान में रखेंगे, जीका वायरस के कारण होता है वही एडीज एजिप्टाई। माइक्रोस्पिफेली मतलब गर्भ में बच्चा का मस्तिष्क नहीं बन पाता है। इन सभी पढ़ने के बाद एक और बीमारी है जो वायरस के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है अभी हाल ही के दिनों में, कोरोना वायरस, ठीक है ना। अब देखिए कोरोना का ये सेकेंड है, आप देखते होंगे कोव 2 लिखता है इसको, तो कोव फर्स्ट पहले चर्चा में रहा होगा, तो फार्फ नाम दिया गया उसका, ठीक है। फार्फ मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछते रहता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसको कोव 1 कहा गया, मतलब कोरोना वायरस टाइप 1। ये कोरोना वायरस 1 था, ठीक है। अभी जो चल रहा है ये कोरोना वायरस 2 है। सर्वप्रथम 2002 से 2004 के बीच में चीन में ही इसको देखा गया। कोरोना वायरस का जन्मदाता कौन है, चीन ही है, पहले भी वहीं था, आज भी वहीं है। 2002 से 4 के बीच में चीन में देखा गया। इससे इतनी मौत हुई, जैसे आज इलाज नहीं है वैसे उस टाइम पे भी इलाज नहीं था कोरोना का। इसको किलर निमोनिया कहा गया। देखिए श्वसन संबंधी सबसे फेमस बीमारी कौन है, निमोनिया। और ये ऐसा बीमारी था, ऐसा निमोनिया था जिसमें कि बीमार लगभग मृत्यु तय थी, तो इसको किलर निमोनिया बोल दिया गया। क्लियर है। फार्फ सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोव 2 2002 से 4, चीन, किलर निमोनिया, ठीक है। इसको जल्दी सा नोट कीजिए, मतलब एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं बोर्ड पे, ठीक है, कि आपको याद कैसे रखना है। सारा कुछ होच पोच हो चुका होगा आपका दिमाग में, इतना ओवर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। थोड़ा सा आराम से करेंगे, अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्के से बनते हैं, ठीक है। ओके देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। इसका ट्रिक था रचना हमरे पानी देना जरा, हमरा पानी देना जरा। देखिए तो ये क्या था, रेबीज, रेबडोवायरस, लुई पास्चर, एंटी रेबीज टीका। ये क्या था, चेचक, एक स्मॉल वाला और एक नॉर्मल लार्ज वाला जिसको चेचक बोले थे। 1980 में मुक्त बैरिफेला बैरियोला, बैरिफेला ही वैक्सीन भी है, वायरस भी है, ओके। उसके बाद में कहाँ गए थे,
H फॉर हेपेटाइटिस ए बी सी डी, सबसे खतरनाक डी वाला मर जाता है। हेपेटाइटिस वैक्सीन भी दिया जाता है इसमें। हिपेट का मतलब लीवर होता है, लीवर से स्टार्ट होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है, पीलिया बोला जाता है। बी, हेपेटाइटिस बी का पहला वैक्सीन था जो कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक से ट्राई किया गया था, तैयार किया गया था। रिकॉम्बिनेशन तकनीक से ट्राई किया गया, पहला वैक्सीन था जिसको मतलब व्यापारिक तौर पे कह सकते हैं, वाणिज्य तौर पे बेचने का अधिकार दिया गया। एमएमआर एक ही वैक्सीन है जो कि मम्प्स फॉर लगाया जाता है। मम्प्स मतलब गलफुआ के लिए लगाया जाता है। पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन हो जाती है पैरामिक्सोवायरस के कारण। पैरोटिड से याद रखेंगे, पैरामिक्सोवायरस के कारण। इसका मतलब मीजल्स होता है जिसको खसरा भी बोल रहे थे, ठीक है। इसका मतलब रूबेला होता है, इसको जर्मन खसरा बोलते हैं, इसको जर्मन खसरा बोलते हैं। ये रूबेला वायरस के कारण होता है तो ये रूबियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद ई था, ई फॉर इबोला। अब देखिए ये इबोला भी फल चमगादड़ के कारण, देखिए ये हमरे का अंतिम वाला और पानी का अंतिम वाला दोनों लगभग सेम है। ये निपाह वायरस होता है, ये भी फल चमगादड़ के कारण होता है। पहली बार मलेशिया की सुंगई निपाह क्षेत्र में देखा गया था, इसलिए उसका नाम निपाह वायरस पड़ा। इबोला भी लगभग सेम कंडीशन है, आंतरिक स्राव हो जाता है इसमें, मतलब ब्लड नस से बाहर आ जाता है, आदमी मर जाता है। ये पी से 2 गो था, एक था पोलियो, ठीक है। एंटोरा वायरस, इसका नाम भी याद रखने के लिए बोले थे, एंटोरा वायरस, ठीक है। 2, एक फाग और एक सोयाबीन था, मतलब फाग और साबीन थे। इसमें आईपीवी था, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस या वैक्सीन, और यहाँ पे जो था ओपीवी था, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ये। और एक था पीत ज्वार, ये डेंगू जैसा ही हालत था पीत ज्वार में, ठीक है ना, सेम डेंगू जैसा हालत था। एडीज एजिप्टियाई मच्छर के काटने से होता है, गले में सूजन आ जाता है। इसमें एक और चीज़ हो जाता है, वो उस वक्त हमने बताए थे, देखिए एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये एल्बुमिन क्या है, ब्लड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में आप इतना बात समझ लीजिए कि एल्बुमिन का मेन काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को बना के रखना। अगर एल्बुमिन नहीं रहेगा तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, और एल्बुमिन ज़्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले को अंडा खाने से मना करते हैं। देखिए अंडा में प्रचुर मात्रा में एल्बुमिन पाया जाता है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले को अंडा खाने से मना करता है ताकि एल्बुमिन बढ़ ना जाए। और लो ब्लड प्रेशर वाले को एल्बुमिन लेने के लिए कहता है, मतलब अंडा खाने के लिए कहता है ताकि एल्बुमिन थोड़ा मेंटेन हो सके। पीत ज्वार में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचिए ना, नस से बाहर ही ब्लड क्यों आएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर नस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसीलिए तो बाहर फेंक देगा फचाक सा। तो बाहर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने का मतलब क्या है, एल्बुमिन की मात्रा बढ़ रही होगी। तो पीत ज्वार में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें भी बाह्य अंतःस्राव हो जाता है, ठीक है, आदमी मर जाता है। उसके बाद निपा, इसमें भी अंतःस्राव होता है, आदमी मर जाता है। देना में याद रखे थे डेंगू, देखिए ये पा, देना, अजरा, ये तीनों में एक ही टाइप का मच्छर था जिसका नाम था लेडीज, मतलब एडीज एजिप्टाई, ठीक है। डेंगू हो रहा था, इसमें टॉर्निक्वेट टेस्ट इंपोर्टेंट, इसका टेस्ट था टॉर्निक्वेट टेस्ट, प्लेटलेट की संख्या घट जाती है, ठीक है ना। आइए जीका वायरस, जीका वायरस, इसमें माइक्रोअस्पीफेली, माइक्रोअस्पीफेली, हमारे साथ 1-2 बार बोलेंगे माइक्रोअस्पीफेली। आप जहां भी है वहां बोल बोल कर पढ़ेंगे, माइक्रोअस्पीफेली, याद हो जाएगा, ठीक है। जीका वायरस के कारण ये होता है, गर्भवती महिलाओं में होता है, जो कि बच्चों का मस्तिष्क डेवलप नहीं होने दिया जाता है। इन सभी के बाद एक अभी हाल में चल रहा वायरस का पहला रूप पढ़े थे जिसको सार्स बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। कोव-2 इसको कहते हैं, कोरोना वायरस का प्रथम था, ये 2002 से। देखिए अभी हाल ही में कोरोना वायरस 2 चर्चा में है, इसलिए इसका इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2002 से 2004 के बीच चीन में फैला, क्योंकि स्टैटिक जीके का बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसको किलर निमोनिया बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इसका भी वैक्सीन नहीं था, इसको किलर निमोनिया बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको जीवाणु और विषाणु से होने वाले सारे रोग क्लियर हो गए होंगे, दोनों का ट्रिक के साथ याद रखेंगे। और एक बात क्लियर रखिए, हमने जो कुछ भी पढ़ाया है जीवाणु और विषाणु के रोग में, हर एक कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमने वही पढ़ाया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जो पढ़ाए थे उसमें हमने बात किया था कि जो भी सी और डी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब रेलवे ड्राइवर, खलासी, या तो फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए फारफ सिंड्रोम जरूरी नहीं था, टर्नर सिंड्रोम जरूरी था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जरूरी थी, ठीक है, हीमोफीलिया जरूरी था, वर्णांधता जरूरी था। ये 3-4 भी अगर उधर से पढ़ लेते हैं तो काम हो जाएगा।
लेकिन ये बैक्टीरिया और वायरस वाले में आपको 100% पकड़ होनी चाहिए। एक क्वेश्चन फिक्स मानिए, 1 नंबर अगर प्यारा है तो इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।